अब बात करेंगे जस्टिस की। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो हम देख ही रहे हैं कि भैया जो हमारा ब्रिटिशर्स थे, हमने सिपाही म्यूटनी करी 1857 में, क्योंकि हम इतने त्राहीमाम जो है फील कर रहे थे कि मतलब बस क्या कह दें। आप देखिए 1770 की जो बात रही, 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट बना, उससे पहले 1770 में कितना फैमिन आया, उसके बावजूद लोगों को मार कर उनसे टैक्स लिया जा रहा है, लोग घास खाने पर मजबूर हो रहे हैं, लोग बच्चे को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। 1857 में जो है रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि भैया हम आपका सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप हमारा राज्य हमें वापस कर दीजिए। अंग्रेज लताड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं जैसे डॉग्स के साथ किया जाता है। तो कितना मतलब एक्सप्लॉयटेशन। हम उगाना कुछ और चाहते थे कि हमें अपनी ज़मीन पर चावल लगाने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी नील लगाइए, उनका बेनिफिट होना था। इतना एक्सप्लॉयटेशन हमें, और मतलब एक्सप्लॉयटेशन की आप सीमा देखिए। जब ये लोग अपने घर जाया करते थे, क्या कहते हैं, अंग्रेज़ अपने घर जाया करते थे, तो वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैंने पढ़ा कि जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे इनके जाते हुए जहाज़ों को देखने के लिए, और इनको बोलते थे। अंग्रेज़ों को तो समझ में नहीं आता था ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग श्राप देते थे कि आप लोग वापस ना आए, आप जा रहे हैं, आपका जहाज़ जो है वो बीच समंदर में डूब जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स का क्या सीन था कि भाई मतलब रिलेशंस बना लिए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो है रिलेशंस बनाए इंडियंस के साथ, और उनकी जो बच्चे थे उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया। एक दो बड़े बड़े लॉर्ड्स को छोड़कर, बड़े बड़े गवर्नर्स को छोड़कर, कुछ एक तो ऐसे भी रहे, एक्सेप्शंस रहे ज़रूर, कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने इंडियन बच्चों के लिए भी बराबर बांटी। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं था। कॉमन क्या चीज़ थी कि एक्सप्लॉयटेशन, आपने रिलेशंस भी बना ले, लेकिन उनके बच्चों को, अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। तो इतने अत्याचार, चाहे प्रेस पे जो है आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें। अब भगत सिंह एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो जस्टिस का बहुत अभाव था, बहुत ही कमी थी, और इसीलिए हमने अपने प्रियम्बल में जस्टिस को बहुत अच्छी जगह दी। रशियन रिवॉल्यूशन से हम इंस्पायर हुए। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमें देखने को मिलता है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, कल्चर का राइट है, अपनी स्क्रिप्ट बनाने का राइट है, माइनॉरिटी राइट्स हमारे पास हैं, फ्रीडम्स हमारे पास हैं, रिलीजियस राइट्स हमारे पास हैं, अनटचेबिलिटी के खिलाफ हमारे पास राइट है। तो सोशल जस्टिस हमें प्रोवाइड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। इकोनॉमिकल जस्टिस, हमने सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस की बात नहीं करी कि आप किसी भी बड़े पद पर जाकर बैठ सकते हो। पॉलिटिकल जस्टिस की आप नेता भी बन सकते हो, आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। हमने अपनी लिमिटेशन सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस तक नहीं रखी, हमने इकोनॉमिकल जस्टिस तक की भी बात करी। अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने ये बोला कि हम कोशिश करेंगे इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, सबका स्टेटस जो है वो बराबर हो जाए। हम इस तरीके से कोशिश करेंगे, तो इससे ये इंश्योर होगा कि इकोनॉमिकल जस्टिस भी हमें देखने को मिलेगा। तो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, इससे हमें या हम जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों की बातें जो हैं हमें देखने को मिलती। अब हम बात करेंगे लिबर्टी की। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये लिबर्टी जो है हमने सिर्फ फिजिकल लिबर्टी तक फ्री नहीं रखी कि भैया आप आज़ाद हैं, लेकिन आप सिर्फ बेड़ियों से आज़ाद हैं। आपको राइट टू लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल में बंद होकर आपके पास राइट टू लाइफ है, या आपको सिर्फ बेड़ियों में नहीं रखा है। आपके पास आज़ादी आपके विचारों की भी है, आपके एक्सप्रेशंस की भी है, आपके बिलीफ, आप जो चाहें वो पूजा कर सकते हैं। आपके मन में जो विचार है आप उसको बाहर ला सकते हैं। राइट टू साइलेंस भी आपके पास है, वो भी एक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। आप चुप हैं, आप मौन जो है आंदोलन कर रहे हैं, आप काली पट्टियां बांधकर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसका क्रिटिसिज्म ना हुआ हो।
आप गांधी जी को भी ले लीजिए, नेहरू जी को भी ले लीजिए, आप मोदी जी को भी ले लीजिए, आप राहुल गांधी को भी ले लीजिए, आप योगी जी को भी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, आप सबके खिलाफ क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। ये एक सुंदरता है हिंदुस्तान की कि हमने लिबर्टी सिर्फ आपके खाने कमाने तक नहीं रखी है कि आप अच्छा खा पी करके अपने घर में आज़ाद रह सकते हैं, आप जो चाहे वो भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा एक इंसिडेंट हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी के स्टेज पर एक लड़की चढ़ती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। गलत था, उसके एवज में उस पर केसेस भी हुए, लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि कोई पर्सन इस लिमिट तक कैसे जा सकता है कि वो इतना फ्री समझे अपने आप को कि वो हिम्मत कर ले पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने के नारे। और इस पे मेरा कोई मत नहीं है, मेरा कोई भी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे और भी पॉइंट उठे कि अगर थोड़ी बहुत कंसोलेशन तब भी हो जाती कि चलिए मुस्लिम कोई पर्सन था, उसने इस बात के नारे लगाए, हिंदू ने इस बात के नारे लगाए, मेरा इस पे कोई मत नहीं है, वो हिंदू है या मुस्लिम है वो सब बराबर है। जैसे चीज़ें निकल के आई कि हिंदू होकर आपने इस तरीके की बात कर दी, तो आप ये इमेजिन कीजिए किस तरीके की लिबर्टी आपके पास आपके देश ने आपको दे रखी है। ये बहुत सैल्यूट करने वाली बात है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब लिबर्टी फिजिकल लिबर्टी तक नहीं सीमित है, आपके पास थॉट्स की भी लिबर्टी है। आप जो चाहे सोच रहे हैं, जो चाहे सोच रहे हैं उसको बाहर एक्सप्रेस भी आप कर सकते हैं, आपका जो भी विश्वास है, फेथ है, वर्शिप है। तो ये लिबर्टी हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमारे पास जो हमारे रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, वो बोलते हैं आप कोई भी रिलीजन, आपके पास आपका 19 है, आपको एक्सप्रेशन जो है बोलता है, आपको एसोसिएशन बनाने की बात करता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, आप जो चाहे वो रिलीजन बना सकते हैं, आप जो चाहे वो डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन बना सकते हैं, आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप जो चाहे वो पूजा कर सकते हैं, प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस, ये सारी की सारी फ्रीडम्स जो हैं, ये सारे के सारे राइट्स रिलीजन से रिलेटेड आपके पास हैं। आप हिंदू धर्म में पैदा होके इस्लाम अपना सकते हैं, आप इस्लाम धर्म में पैदा होके हिंदुइज्म अपना सकते हैं। सोसाइटी क्या कहे वो एक अलग की बात है, देश क्या कह रहा है, स्टेट क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, मॉरली आप ठीक है, आपकी सोसाइटी आपसे कह रहा है कि भाई आप हिंदू में पैदा हुए मुस्लिम अपना लिए, मुस्लिम में पैदा हुए हिंदू अपना लिए, वो है तो गलत ही, वो कोई बात नहीं है। हमें सोसाइटीज़ में ऐसा खूब देखने को मिलता है कि अनटचेबिलिटी या जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बंद कर दिया गया आर्टिकल 23 के हिसाब से, लेकिन अभी भी बहुत देवदासीज हमें देखने को मिल जाती हैं। बेंगलोर में बहुत 400-500 बहुत बड़े नंबर्स हैं। सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे स्टेट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। आप सुल्ताना हो, कोई भी हो, आप सलीम हो, आप अंकित हो, आप अनिकेत हो, आप अदला बदली कर सकते हो। ये एक खूबसूरती है। रिलीजन पे बेस्ड होकर चांसेस कम है कि सर्वाइवल बहुत ज़्यादा आगे तक चल पाए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे हमें ये लिबर्टी इंश्योर कराता है। और ये लिबर्टी जो है, हमने ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टे, इगालिटे, फ्रेटर्निटी और लाव मौत, या तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लेंगे या फिर लेंगे मौत। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें देखने को जब मिलेगा हिस्ट्री में, जब हम जाएंगे, अभी टाइम लगेगा, तो हमें ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा और वहाँ पर ये अपना मोटो अपनाएंगे, लिबर्टे, इगालिटे, फ्रेटर्निटी, उला मौत। फिर उसे चेंज भी करेंगे क्योंकि बड़ा हॉस्टाइल से माना इन्होंने कि बड़ा मतलब खतरनाक सा है हमारा मोटो, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे और 2-4 चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो वहाँ से हमने सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस हमने रशियन रिवॉल्यूशन से उठा लिया, लिबर्टे, इगालिटे, फ्रेटर्निटी, उला मॉर्ट हमने छोड़ दिया, लिबर्टे, इगालिटे, फ्रेटर्निटी जो है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अपना ले लिया। बात करें इक्वालिटी की, तो फिर से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। आपसे कहते हैं इक्वालिटी, इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, स्टेटस में आपकी इनइक्वालिटीज़ जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बोल देते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में बहुत स्पेसिफिकली हमें राइट टू अपॉर्चुनिटी भी मिला है, राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी मिला है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी भी मिली है। तो इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आर्टिकल 14, 15 हमें स्टेटस, हमें सोशल स्टेटस हमारा इक्वल करता है
कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आपका स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस बराबर करना है, कोई छुआछूत नहीं, कोई अछूत नहीं। आर्टिकल 16 बोलता है कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड जो रेजिडेंस है उसके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी सरकारी नौकरी में। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई हैं, मेल है, फीमेल है। ऐसा एक केस हुआ, हालांकि मेरे हिसाब से इस केस को इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। आंध्र प्रदेश के आसपास का ये केस रहा, जहाँ पर कि जब हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे इसको देखेंगे ज़रूर, कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था उसने एक अपॉर्चुनिटी निकाली और लाइनमैन्स की अपॉर्चुनिटी थी कि भाई 5 फीमेल्स जो थी, मतलब लाइनमैन की अपॉर्चुनिटी थी, और उसने 5 फीमेल्स जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करती हैं कि भाई हम भी जो है नौकरी पाना चाहते हैं। गवर्नमेंट उनको मना कर देती है कि नहीं भाई ये तो मेल्स का काम है, आप कैसे इस पे जो है हथिया सकते हैं, मतलब हथिया से मतलब सॉरी गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, आप इसको कैसे पा सकते हैं। ये कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट कहती है कि देखिए ये जो काम है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें आपको खम्भों पे भी चढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको गड्ढे भी खोदने पड़ेंगे, इसमें आपको लाइनें भी बिछानी पड़ेंगी, इसमें आपको भारी भरकम ट्रांसफार्मर्स भी उठाने पड़ेंगे, बड़े बड़े खंभे भी उठाने पड़ेंगे। तो ये शायद आपके बस की बात ना हो, इसमें फिजिकल लेबर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए कोर्ट जो है गवर्नमेंट के फेवर में फ़ैसला सुनाती, उन 5 लोगों के फेवर में फ़ैसला नहीं सुनाती। हालांकि मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था कि अब ये तो नहीं कह सकते कि उन 5 फीमेल्स की मजबूरी क्या रही होगी, क्या वो इतनी मजबूर थी कि उन्होंने उन्हें इस नौबत तक बात आ गई कि उन्होंने लाइनमैन की जॉब्स भी भर दी। हो सकता है अगर इस तरीके की बात रही होती तो कोर्ट उनकी बात मान लेता। तो यहाँ पर और इक्वालिटी अगर हमें अप्रोच करनी है आज से कई सालों बाद, हमें ये देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे अपनी पिछली कई क्लासेस में मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ कि इस पे पॉइंट आउट ज़रूर होगा कि एज बराबर होनी चाहिए, लड़की और लड़के की एज 21 साल की बराबर होनी चाहिए मैरिज की, वो हमें देखने को मिला है बहुत रिसेंटली। इस तरीके से ही होना ये चाहिए था कि कोर्ट एक ट्रायल करती कि भाई आप करके दिखाओ, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तब इक्वालिटी हम मानते। क्या पता उनका मोटिवेशन इतना ज़्यादा हाई हो, वो अपनी बैकग्राउंड की वजह से इतनी ज़्यादा मजबूर हो कि जो काम, और ये बात तो जगत सत्य है, जो फीमेल्स कर सकती हैं वो मेल्स कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते। एक आदमी में उतनी विल पावर नहीं है जो एक फीमेल में विल पावर होती है। आप देखिए शेरनी शिकार करती हैं, शेर बैठ के मस्ती मारता है। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, पूरा नॉर्थ ईस्ट फीमेल्स ने संभाल रखा है। मेल्स का काम क्या है, वो 4 साढ़े 4 बजे तक टोबैको चबाते हैं, लाल अजीब लाल रंग का तंबाकू होता है, उनका पूरा मुंह लाल होता है, उसके बाद वो अपने नशे में लिप्त हो जाते हैं पूरा। और इसीलिए मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टी फीमेल्स को जाती है। नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल्स को जाती, मेल्स को नहीं जाती। तो वहाँ पर होना ये चाहिए था कि उनको चेक करना चाहिए था कि भाई आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन ये बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपने वो जॉब पाने की कोशिश क्यों करी कि भाई नहीं हम मेल फीमेल बराबर हैं, या आपकी वास्तविक ज़रूरत थी। ऐसा भी एक केस हुआ, मतलब मैं आपको उलझा रहा हूँ, ऐसा भी केस हुआ जब एक लेडी ने जॉब को उसलिए, एक सरकारी नौकरी को उसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय उसका मन नहीं था, वो नहीं करना चाहती थी नौकरी, लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो उसने कहा कि नौकरी हमें दे दो। वो खुद नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि बच्चे कर लें, तो कोर्ट ने कहा कि अपने घर जाओ, इसको बाद में देखेंगे। तो फिलहाल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट, भर भर के फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके इकोनॉमिक स्टेटस में इक्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए आपको है। सिविक इक्वालिटी हमारे पास फंडामेंटल राइट 14, 15, 16, 17, 18 हमारे पास फंडामेंटल राइट है। टाइटल आप कोई यूज़ नहीं कर सकता, राय बहादुर, राय दुर्लभ, लॉर्ड, सर, जिस तरीके के टाइटल्स जो हैं अंग्रेज़ यूज़ किया करते थे पैट्रनेज देने के लिए, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, अब वो टाइटल्स ख़त्म कर दिए गए हैं, आप नहीं देख सकते। अब आप मोदी नगर जाएंगे, आप देखेंगे राय बहादुर गुजरमल मोदी, जो मेरठ से लगता हुआ शहर है, दिल्ली के पास है, जो दिल्ली में होंगे वो जानते होंगे मोदी नगर को, जो देहरादून जाते होंगे
वो जानते होंगे कि मोदी नगर एक शहर है। तो वो मोदी नगर को बसाने वाले कौन? राय बहादुर गुजरमल मोदी। और ये राय बहादुर ऐसा नहीं है कि कोई उनकी पुश्तैनी चीज़ थी, अंग्रेज़ों ने दी थी। सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो ये टाइटल्स यूज़ किए जाते थे स्टेटस अलग करने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इनकी भी। इसको ख़त्म कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया। रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशंस ख़त्म कर दिए गए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ला दी गई। सिविक इक्वालिटी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं उसका एक्युमुलेशन नहीं होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि भाई जनरल पब्लिक के लिए वो बेनिफिशियल हो। एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा किसी इंडिविजुअल के पास कि भाई किसी एक के पास इतना पैसा हो जाए जैसे अंबानी जी अडानी जी के पास हो रहा है। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वैसे तो खिलाफ हो जाएगा अगर देखा जाए कि किसी के पास इतना एक्युमुलेशन जो है वो वेल्थ ऑफ ना हो जाए, सही तरीके से हम पैसा पूसा जो है वो बांट सकें। पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें हमारे पास 325, 326 करके एक प्रोविजंस है। जब हम इलेक्शंस देखेंगे तब देखेंगे 325 कहता है कि भाई रिलीजन और रेस के बेसिस पर ये नहीं हो सकता कि आप ये कह दें कि भैया मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है इसीलिए मेरा जो है इलेक्टोरल रोल में नाम लिखवाइए, मुझे वोटर बनाइए। अगर आप जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वोटिंग के कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त ना हो, मतलब इन सबको छोड़ देते हैं। आमतौर पर जनरली सभी लोग 18 के बाद वोट दे सकते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। अगर आपका घर नहीं है, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं उस तरीके से, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भैया नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मुझे तो वोट देने का अधिकार होना ही चाहिए। ये नहीं कर सकते। ना तो रिलीजन के बेस पर से नाम ऐड किया जा सकता है, ना रिलीजन के बेस पर से नाम निकाला जा सकता है कि तुम मुस्लिम हो, हिंदुस्तान में तो हिंदू ज़्यादा है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करता है आर्टिकल 25, आर्टिकल 326 इंश्योर करता है कि भाई आप 18 से ऊपर हो गए हैं, आप वोट दे सकते हैं। अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज। तो ये बात है इक्वालिटी की, जहाँ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और बहुत सारे प्रोविजंस जो है हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। बात करेंगे फ्रेटर्निटी की, बात करेंगे भाईचारे की। तो आप देखिए हिंदुस्तान की बात आप देखिए, 1857 देख लीजिए, नई बात देख लीजिए, या 1857 से भी आगे की बात देख लीजिए। पुराना तो क्या जाए, पुराना तो हमें अखंड भारत दिखाई देता है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, फिर हमें इंडिया बनता हुआ भी देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया बनने के बाद भी हमें रीजनल इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। रीजनल इंटरेस्ट क्या देखने को मिलते हैं कि हमारा इंडिया बना, लेकिन बावजूद ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। जो सेटलमेंट हमने किया 1947 के बाद कि हमने स्टेट्स बनाए, और उस स्टेट मतलब जो रियासतें थी उन्होंने हमारे साथ आने की बात तो कर ली, लेकिन ये सिलसिला बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। और हमने देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो ये मांग उठने लगी कि हमारे स्टेट्स अलग अलग बनाए जाएं। और इस तरीके से अगर हम करते या कर देते, हमारी सरकार मान जाती, तो ये फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर हो पाती? नहीं। यूरोप हमें ऐसे ही देखने को मिलता है, छोटा छोटा यूरोप, इतने इतने से अतेक अतेक से। मोनाको की जिसकी हम बार बार बात कर देते हैं, कई जगह के सेंट्रल पार्क, कम्युनिटी पार्क से छोटा हो जाता है मोनाको। सो पुर्तगाली अलग, स्पेनिश अलग। ये लैंग्वेज के बेसिस पर जो है छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, घर में ज़्यादा लोग हो जाएंगे, फसाद भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम उस चीज़ को मान लेते तो ये जो चीज़ हम आज देख रहे हैं, इश्यूज आज भी हैं। खालिस्तान का कितना बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। खालिस्तान की मांग हो रही है, अब से नहीं हो रही, तब से हो रही है, मास्टर तारा सिंह के समय से। भिंडरनवाला हमें देखने को मिला, और ये नया आदमी हमें देखने को मिला, अमृतपाल सिंह। तो ये फ्रेटर्निटी के खिलाफ हो जाते हैं। तो जब हमने हिंदुस्तान बनाया, ये बहुत नई बात है, तब से ही ये मांगे उठने लगी, लेकिन हमने इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी। जब आर्टिकल 16 लिखा जा रहा था तो इस बात की डिबेट हो रही थी कि ये लिखिए कि जो स्टेट के लोग हैं उन लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। इसके बारे में शायद हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हमने उस समय ये बात मान ली होती तो सेग्रीगेशन हो जाता, सेपरेशन हो जाता। इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको रियल लाइफ में देखना हो तो उत्तराखंड,
उत्तराखंड आपको इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल दिखेगा। जब लागू हुआ मंडल कमीशन आएगा आगे और मंडल कमीशन लागू करवाएगा रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, भारी भरकम रिजर्वेशन, और उत्तराखंड में तो ओबीसीज हुआ ही नहीं करते थे। जब उत्तराखंड में ओबीसीज होंगे ही नहीं तो सारी की सारी पोस्ट कहाँ, किन लोगों को चली जाएंगी? जो नॉन हिली एरियाज के लोग हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लोग थे। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तराखंड में जाके नौकरी करने लगेंगे और इसीलिए उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अपनी मांग उठाएंगे, और जब मांग उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हो जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी दिया जाता है, उत्तराखंड के अलग होने का एक बड़ा रीज़न ये भी दिया जाता है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप हमने अपनाई कि भाई आप स्टेट के सिटीज़न हैं, आप सेंटर के भी सिटीज़न हैं। अमेरिका में हमें देखने को मिलता, हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होगी, हमारे यहाँ भाईचारे को तवज्जो दी हमने। ये इतनी मुश्किल से जो हमने भारत इकट्ठा किया है, जूनागढ़ में अलग फसाद हमने देखे, हैदराबाद में अलग फसाद हमने देखे, जम्मू कश्मीर में कितनी मुश्किल से हमने अपने प्लेन्स उतारे अचानक रातों रात। महाराजा ने कह दिया अगर पाकिस्तान की सेना इसमें घुस जाए श्रीनगर में तो मुझे गोली मार देना। सोचिए आप सिचुएशन किस तरीके की रही होगी, क्या राजा को नींद आई होगी? मतलब ही नहीं बनता। किस तरीके से, किस उबड़ खाबड़ सिचुएशन में, उबड़ खाबड़ जगह पे हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स उतरे, पाकिस्तान से बचाया। तो इतनी मुश्किलों से गांधी जी ने कुर्बानी दी, सुभाष चंद्र बोस साहब, आज तक नहीं पता, मिस्ट्री, बिगेस्ट मिस्ट्री। 23 साल की उम्र में हमारे भगत सिंह साहब जो हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, चंद्रशेखर आज़ाद साहब, कितने लोग हैं ऐसे, मतलब दुनिया भर के लोग हैं। तो ये भाईचारा हमें इंश्योर करना था। इसको इंश्योर कराने के लिए हमने अपने प्रियम्बल में भी फ्रेटर्निटी वर्ड का यूसेज जो है किया। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इंश्योर करेगा। इस फ्रेटर्निटी को दो बात इंश्योर करनी है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब भारत की एकता और अखंडता को इंश्योर करना है इस फ्रेटर्निटी को। अब इसको भारत को टूटने नहीं देना है। भारत की यूनिटी और अखंडता, ऐसा नहीं कि आपने भाईचारा तो कर दिया और भाईचारा करके आप मतलब इंडिया को ही तोड़ने की प्लान करें। और ये फ्रेटर्निटी सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिकली नहीं है, हिंदुस्तान बस बाउंड्री से ये वाला, ये साइकोलॉजिकली भी है। दिमाग से आप अपने आप को भाई समझें, दिमाग से ही समझेंगे। देखिए इश्यूज़ क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, आए दिन न्यूज़ में आता है कि साउथ इंडिया, जब कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया में जा रहा है तो उसको इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो वहाँ पर कन्नड़ नहीं बोल रहा। यही चीज़ इस फ्रेटर्निटी से हमें ख़त्म करनी। अब ये फ्रेटर्निटी हमने जो है सिर्फ इंटरनली या नेशनली इंश्योर नहीं करी है, हमने इसकी बात इंटरनेशनली भी करी है। जब हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया कोशिश करेगा कि जो वर्ल्ड इश्यूज़ हैं उसमें मीडिएशन करके जो है पीस लाई जा सके। तो हमने इस भाईचारे को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करी है। तो इसको इंश्योर क्या करना है, यूनिटी और इंटीग्रिटी एंड मतलब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये सिंगल सिटीजनशिप जो है इस बात की एवज में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमें भैया भाईचारा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें और ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको जनरेट करें। ऐसे कस्टम्स को, ऐसी ट्रेडिशंस को जो है हम क्विट करें, उसको बॉयकॉट करें जो कि फीमेल्स के ख़िलाफ़ हों। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी फ्रेटर्निटी की बात बोली है।